आपका अपना टू द पॉइंट जीव विज्ञान के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत और अभिनंदन। हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया था क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में तीन तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोग पढ़ा। सबसे पहला था XX एंड XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, दूसरा था XX एंड X0 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन और तीसरा था ZW एंड ZZ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हैप्लोडिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जो हनी बी में देखने को मिलता है। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक हैप्लोडिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। हैप्लोडिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। देखिए, इस तरीके का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वह इंसेक्टा, क्लास इंसेक्टा, और इस इंसेक्टा क्लास के अंदर एक ऑर्डर है जिसको हम कहते हैं हाइमेनोप्टेरा। हाइमेनोप्टेरा, इसके अंतर्गत पाए जाने वाले कुछ एनिमल्स हैं, उसमें इस तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है। तो ये क्लास हो गया इंसेक्टा और हाइमेनोप्टेरा क्या हुआ, ये हो गया ऑर्डर। और अगर इसके फाइलम की बात करें तो ये किसका है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा, ये फाइलम आर्थ्रोपोडा का क्लास इंसेक्टा और उसका जो ऑर्डर है हाइमेनोप्टेरा। और इस ऑर्डर के कुछ एग्जांपल्स जैसे एंट्स, इसके अलावा हनी बी, वास्प्स, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो हैप्लोडिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है वो होता कैसे है। तो इस क्लास के एनिमल्स में या इस ऑर्डर के एनिमल में, जैसे चाहे एंट्स हो या हनी बी हो, इसमें क्या होता है कि फीमेल मेल डेवलप्स फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग एंड फीमेल develops from fertilized egg। तो जब जो अनफर्टिलाइज्ड एग होगा वो क्या होगा, अनफर्टिलाइज्ड एग्स आर हैप्लॉइड। अनफर्टिलाइज्ड एग, ये क्या है, हैप्लॉइड है। एंड फर्टिलाइज्ड एग क्या होगा, फर्टिलाइज्ड एग। इसका मतलब हुआ कि ये होगा डिप्लॉयड, ये होगा डिप्लॉयड। हैप्लॉइड को हम n नंबर ऑफ क्रोमोजोम से n से रिप्रेजेंट करते हैं और डिप्लॉयड को 2n से। तो इसके अंदर तो देखिए, तो हैप्लॉइड क्या होता है, जो अनफर्टिलाइज्ड एग है उससे कौन क्या डेवलप करता है, उससे जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किस चीज का हो रहा है, मेल है अनफर्टिलाइज्ड एग। अनफर्टिलाइज्ड एग क्या है, हैप्लॉइड है। फिर देखिए जो फीमेल का डेवलपमेंट है, डेवलप किस चीज से हो रहा है, ये डेवलप कर रही है डिप्लॉयड यानी फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग का मतलब हो गया कि एक एग होगा और एक स्पर्म होगा, इसमें n नंबर ऑफ क्रोमोजोम, इसमें n नंबर ऑफ क्रोमोजोम, अब दोनों मिलेगा तो 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम होगा, तो ये डिप्लॉयड हो गया। तो ये जो डिप्लॉयड होगा वो क्या होगा, ये फीमेल होगा और फर्टिलाइज्ड एग। तो फर्टिलाइज्ड एग कैसा है, डिप्लॉयड है। तो डिप्लॉयड
तो इस तरीके से यह जो हैप्लॉइड डिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जो हैप्लॉइड होगा वो मेल होगा और जो डिप्लॉइड होगा वो फीमेल होगा। इस तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन को हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, और इसमें जो सबसे कॉमन और पॉपुलर एग्जाम्पल है वो है आपका हनी बी। आपको पता है जो हनी बी है इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है हम लोगों के लिए। हनी बी से हमें क्या मिलता है? वैक्स मिलता है, हनी मिलता है, जो शहद जिसको कहते हैं वह हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दवा की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है उसका, या करते ही हैं, दवा की तरह ही इस्तेमाल करते हैं उसका। और जो इसको हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक जूलॉजी के अंतर, एपीकल्चर का नाम सुना हो, एपीकल्चर। तो इसमें क्या है? ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी बी टू गेट हनी एंड वैक्स इज कॉल्ड एपीकल्चर। तो ये जो हनी बी है, ये हनी बी रहता कहाँ है? तो इसके रहने का जो घर होता है उसको कहते हैं बी हाइव। और उस बी हाइव के अंदर क्या होता है कि ये जो 3 तरीके के मेंबर्स उसके बी हाइव में होता है, यानी ये ट्राइमॉर्फिक सोशल इंसेक्ट है। हनी बी इज ए सोशल इंसेक्ट विच इज ट्राइमॉर्फिक, मतलब 3 तरीके के मेंबर्स इसके कॉलोनी में पाए जाते हैं। सबसे पहला जो होता है, एक क्वीन पाई जाती है, उसके बाद जो फीमेल होती है, एक मेल पाया जाता है जिसको हम ड्रोन्स कहते हैं, और एक बार बाकी ज्यादा संख्या में कौन मिलता है? आपका वर्कर्स। तो ये ट्राइमॉर्फिक सोशल इंसेक्ट का कॉलोनी है जो बी हाइव के अंदर रहता है। अब इसी में हम लोग देखेंगे कि जो ड्रोन का डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, क्वीन का डेवलपमेंट कैसे होता है, वर्कर्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, कौन फर्टाइल है, कौन अनस्ट्राइल है, और कौन हैप्लॉइड है और कौन डिप्लॉइड है। तो आइए अब हम लोग हनी बी के एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कौन सा? हैप्लोडिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो कॉलोनी है हनी बी का वो कैसा है? ये है आपका बी हाइव। इसको मान लीजिए आप बी हाइव, जिसमें हनी बी रहती है, और इसमें हेक्सागोनल बहुत से छोटे छोटे सेल्स पाए जाते हैं। इस तरीके का सेल बना होता है और इसी सेल के अंदर वो रहती है। तो इस तरीके का ये सेल होता है। तो ये बी हाइव के अंदर ये क्या होता है? ट्राइमॉर्फिक सोशल इंसेक्ट है। कौन? हनी बी। हनी बी इज ए ट्राइमॉर्फिक सोशल इंसेक्ट लिविंग इन, इसको कहते हैं बी हाइव्स। मधुमक्खी का छत्ता जिसको कहते हैं आप, वहां ये रहती है। तो ट्राइमॉर्फिक जो सोशल इंसेक्ट है इसमें 3 तरीके के मेंबर्स होते हैं। ये कौन कौन से मेंबर हैं इसमें? 3 देखिए, 1 2 3। जो पहला है उसको कहते हैं हम क्वीन। दूसरा जो है आपका वर्कर्स, और जो तीसरा है इसको हम कहते हैं ड्रोन्स। जो क्वीन होती है वो क्या है? फर्टाइल है। जो वर्कर्स है ये एस्ट्राइल है, और जो ड्रोन्स है ये भी क्या है? फर्टाइल है। लेकिन जो क्वीन है ये डिप्लॉयड होती है, जो वर्कर्स है ये भी डिप्लॉयड होते हैं, और जो ड्रोन्स है ये क्या होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं। और जो हनी बी है इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है? 32। तो जो फर्टाइल क्वीन है ये डिप्लॉयड है, इसका मतलब कि इसका जो क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? 32। इसमें 32 होगा। एस्ट्राइल वर्कर्स है, इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? 32 होगी। और जो फर्टाइल ड्रोन्स है ये हैप्लॉयड है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? 16 होगी। तो ये हनी बी कैसा है? एक ट्राइमॉर्फिक सोशल इंसेक्ट है जो बी हाइव के अंदर रहता है। बी ट्राइमॉर्फिक सोशल इंसेक्ट कहने का मतलब कि
इसके कॉलोनी में, जो सोशल इंसेक्ट की कॉलोनी है, उसमें 3 तरीके के मेंबर्स होते हैं। एक क्वीन होती है, दूसरा वर्कर्स होता है, तीसरा ड्रोन होता है। क्वीन फर्टाइल फीमेल है जो डिप्लॉयड होता है, वर्कर्स एस्ट्राइल फीमेल है जो भी डिप्लॉयड है, और ड्रोन जो है फर्टाइल मेल है जो कि हैप्लॉयड है। क्रोमोसोम की संख्या के बारे में देखें तो 32 होता है क्वीन में, 32 ही होता है वर्कर्स में। यानी इन दोनों का डेवलपमेंट दोनों ही डेवलप करते हैं फर्टिलाइज्ड एग से। लेकिन जो ड्रोन्स है, इसका जो डेवलपमेंट होता है अनफर्टिलाइज्ड एग से होता है, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। तो अब देखिए कि इसके जो इसका डेवलपमेंट होता कैसे है। तो डेवलपमेंट के लिए ये दोनों ही एक फर्टाइल फीमेल है और एक एस्ट्राइल फीमेल है, दोनों का डेवलपमेंट डिप्लॉयड एग से होता है। लेकिन दोनों ही डिप्लॉयड एग में जब हैचिंग होता है तो उसका जो डेवलपमेंट होता है तो लार्वा का फॉर्मेशन होता है, और लार्वा जो है इस बी हाइव के अंदर जो फीड होता है, फूड, 2 तरीके के फूड मटेरियल पाए जाते हैं इसके बी हाइव में। एक जो फूड मटेरियल है उसका हनी, और दूसरा है पॉलन, और तीसरा जो है आपका उसको कहते हैं रॉयल जेली। रॉयल जेली ये सिर्फ इनिशियल स्टेज में ये फूड सबके लिए अवेलेबल है, चाहे वो क्वीन हो, चाहे वो वर्कर्स हो या ड्रोन्स हो। ये ज्यादा पौष्टिक होता है, न्यूट्रिशियस होता है। और हनी बी और पॉलन बाद में इसी को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, बी ब्रेड, इसको कहा जाता है बी ब्रेड। तो किस तरह से फीडिंग हैबिट के चेंज होने से जो डिप्लॉयड फीमेल है उसमें से कुछ जो है क्वीन में कन्वर्ट हो जाता है, और कुछ जो है आपका एस्ट्राइल वर्कर्स में कन्वर्ट होता है। जो क्वीन होती है लार्जर इन साइज, ये बी हाइव में सबसे बड़ा है, लार्जर, ये सबसे बड़ी होती है, और एक मधुमक्खी के छत्ते में इसकी संख्या एक ही होता है। वर्कर्स की संख्या सबसे ज्यादा होती है, और ये स्मॉलेस्ट है, ये स्मॉलर है, तीनों में सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट। और जो ड्रोन है ये फर्टाइल है, और इसकी संख्या संख्या भी कम है, क्वीन से ज्यादा और वर्कर से बहुत ही कम होता है। लेकिन इसका जो साइज है वो मीडियम साइज का होता है, यानी ना तो वो क्वीन के इतना बड़ा है, ना वर्कर्स और क्वीन के बीच का जो साइज है मीडियम साइज, ना ज्यादा बड़ा होता है ना ज्यादा छोटा होता है। तो 3 तरीके के मेंबर्स इसके कॉलोनी में पाए जाते हैं, कौन डिप्लॉयड है, कौन हैप्लॉयड है, कौन फर्टाइल एग से डेवलप कर रहा है, कौन अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप कर रहा है। इसके अंदर जो फूड मटेरियल है वो क्या क्या है, बी ब्रेड किसको कहते हैं, रॉयल जेली किसको कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, कि जो अनफर्टिलाइज्ड एग है उसका डेवलपमेंट जब डेवलप होगा तो क्या बनेगा, और फर्टिलाइज्ड एग से डेवलपमेंट होगा तो क्या बनेगा, और कैसे बनता है। तो देखिए अब हम लोग इसके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ड्रोन्स एंड वर्कर्स एंड क्वीन हनी बी। देखिए कैसे इसका डेवलपमेंट होता है। तो जो क्वीन होती है, क्वीन ये डिप्लॉयड है, और जब एग बनेगा तो क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा तो एग बनेगा, और जो रिडक्शन डिवीजन होता है वो मियोसिस होता है। तो ये जो क्वीन है ये 2 तरीके का अंडा या एग प्रोड्यूस करती है बी हाइव के अंदर। तो अंडा प्रोड्यूस करने से पहले एक घटना होती है जिसको कहते हैं परिणय उड़ान, या उसी को कहते हैं हम नोक्चुअल फ्लाइट, या इसको कहते हैं मैटिंग फ्लाइट। इसमें क्या होता है, जब ब्रीडिंग सीजन होता है तब उस हालत में जो क्वीन बी है और जो ड्रोन्स है वो हवा में उड़ान भरते हैं।
उसी को हम कहते हैं परिणय उड़ान, या उसी को कहते हैं मैटिंग फ्लाइट या नॉप्चुअल फ्लाइट बोलते हैं। तो उसको हम क्या क्या कहते हैं? परिणय उड़ान। और ये जो परिणय उड़ान है इसको हम नॉप्चुअल फ्लाइट भी कहते हैं इसको, या इसी को हम कहते हैं मैटिंग फ्लाइट भी कहते हैं, मैटिंग फ्लाइट। देखिए, तो क्वीन और ड्रोन्स जब परिणय उड़ान पर होते हैं तो उस समय क्या होता है, जो मेल ड्रोन्स है अपना कॉपुलेटरी ऑर्गन फीमेल जेनेटिलिया के अंदर इंजर्ट कर देता है, और इंजर्ट करने के बाद जो मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन है वह मेल ड्रोन से अलग हो जाता है, और अलग होने के बाद फीमेल के जो जेनेटल ऑर्गन है उसके अंदर इंजर्टेड रहता है, और उसके बाद मेल का काम खत्म हो जाता है और वो मर जाता है। अब देखिए, अब फीमेल क्या करती है कि वो इंजर्टेड कॉपुलेटरी ऑर्गन के साथ फीमेल जो है उड़ान भर करके अपने छत्ते पर आती है, और छत्ते पर जैसे ही पहुंचती है वैसे ही क्या करता है कि जो वर्कर्स होते हैं वह उससे वो जो कॉपुलेटरी ऑर्गन उसके अंदर था उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस जो वहां से नॉप्चुअल फ्लाइट के बाद से बी हाइव तक पहुंचने की स्थिति में जितना टाइम लगा, उस पीरियड के अंदर उस कॉपुलेटरी ऑर्गन के अंदर जो मेल का स्पर्म होगा वो फीमेल के जेनिटल ऑर्गन के थ्रू एक प्रॉपर प्लेस पर पहुंच जाएगा, और वो जो है अपना काम करना शुरू करेगा। यानी कि कुछ एग को वो फर्टिलाइज कर देगा, और कुछ जिसको फर्टिलाइज कर सकता है करेगा, और कुछ एग जो है अनफर्टिलाइज्ड भी रह जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जो क्वीन है नॉप्चुअल फ्लाइट समझ में आ गया होगा, परिणय उड़ान, इसके बाद या मैटिंग फ्लाइट भी इसको बोलते हैं। इस दरमियान जो मेल है, मेल को हम क्या कहते हैं, ड्रोन्स कहते हैं, वो क्या करता है अपना जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है फीमेल के जेनिटेलिया के अंदर इंजर्ट करता है, मेल एक्सपायर कर जाता है, उसके बाद फीमेल जो है बी हाइव में पहुंचती है, वर्कर्स जो है उस जेनिटेलिया को बाहर निकालते हैं, और तब उसके 1 या 2 दिन के बाद जो क्वीन बी है वह 2 तरीके का अंडा देती है। क्वीन बी लेज 2 टाइप्स ऑफ एग, 2 टाइप्स ऑफ एग आफ्टर मैटिंग फ्लाइट। मैटिंग फ्लाइट, मैटिंग फ्लाइट के बाद 2 तरीके का अंडा प्रोड्यूस करती है। तो कौन कौन से, एक होता है डिप्लॉयड 2n, और एक होता है हैप्लॉयड n। तो ये हैप्लॉयड और दूसरा है डिप्लॉयड। अब देखिए, जो हैप्लॉयड होता है उसका जो डेवलपमेंट होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस या 2 शब्द के मेल से बना है। पार्थो का मतलब होता है वर्जिन, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन या बर्थ कह सकते हैं उसको हम। तो जो मेल का फॉर्मेशन है दैट इज द वर्जिन बर्थ, यानी अनफर्टिलाइज्ड एग से हो रहा है। तो नॉप्चुअल फ्लाइट के बाद क्वीन बी 2 तरीके का अंडा देती है, एक डिप्लॉयड होता है, दूसरा हैप्लॉयड होता है। ये डिप्लॉयड है और ये हैप्लॉयड है। अब देखिए, अब क्या होगा कि इस एग के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। डेवलपमेंट स्टार्ट होगा तो पहला स्टेज क्या होगा, लार्वा बनेगा। अब ये जो लार्वा है ये खाना शुरू करेगा, फीडिंग चाहिए, फीडिंग के लिए क्या करेगा, फीडिंग किस चीज को खाएगा, रॉयल जेली, रॉयल जेली। ये रॉयल जेली को खाता है और ग्रो करता है। कुछ समय के बाद कुछ लार्वा जो है रॉयल जेली छोड़ करके एक शिफ्ट हो जाता है दूसरे फूड मटेरियल की तरफ, और कुछ जो है कंटिन्यू फीडिंग रहती है रॉयल जेली में। तो फीडिंग हैबिट चेंज, शिफ्टेड टू बी ब्रेड, बी ब्रेड कहते हैं इसको। बी ब्रेड पर अगर शिफ्ट कर गया और ये
कुछ लार्वा जो है रॉयल जेली को फीडिंग कंटिन्यू, रॉयल जेली फीडिंग कंटिन्यू, तो जो फीडिंग कंटिन्यू जारी रखता है तो लार्वा से बनता है, क्या बनेगा, कोकून। कोकून लार्वा जो है अपने चारों तरफ एक सेल बना लेगा जिसको हम कोकून कहते हैं, और उस कोकून के अंदर लार्वा कन्वर्ट हो जाता है प्यूपा में, और प्यूपा से फाइनली कन्वर्ट होता है क्वीन बी में। तो रॉयल जेली फीडिंग अगर कंटिन्यू होगा तो लार्वा कन्वर्टेड इनटू, उस समय के बाद इनएक्टिव स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो, प्यूपा, और प्यूपा के बाद से उसने कोकून को काट करके उसे बाहर निकलना है, तो ये बन गया क्वीन। तो ये लार्वा इस स्टेज में पता लगाना मुश्किल होता है कि कौन क्वीन बन रही है और कौन वर्कर्स, और जो बी ब्रेड की तरफ शिफ्ट हुआ है वो डेवलप कर जाता है वर्कर्स में, इसको हम क्या कहते हैं, वर्कर्स। तो जो रॉयल जेली खाने के बाद बी ब्रेड की शिफ्ट हुआ ये वर्कर्स, तो ये फाइनली कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्राइल। ये क्या होता है, एस्ट्राइल होता है। जो क्वीन होती है ये क्या होती है, फर्टाइल होती है। और देखिए ये जो हैप्लॉइड एग है, ये भी एग है, ये डिप्लॉयड एग है। इस हैप्लॉइड एग के डेवलपमेंट को हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस, ये पार्थेनोजेनेसिस क्या है, पार्थेनो का मतलब होता है वर्जिन, जेनेसिस का मतलब होता है बर्थ, इसको कहते हैं वर्जिन बर्थ। कहने का मतलब ये अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं वर्जिन बर्थ भी कहते हैं, और उसके लिए टर्म जो दिया गया है पार्थेनोजेनेसिस। अब जब ये एग है, इससे फिर क्या बनेगा, लार्वा बनेगा। इनिशियल स्टेज में ये भी क्या है, रॉयल जेली खाएगा, और फिर फीडिंग हैबिट इसका चेंज होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्टेड टू बी ब्रेड एंड फाइनली कन्वर्टेड इनटू ड्रोन्स। देखिए ये जो ड्रोन्स है ये क्या है, हैप्लॉइड। वर्कर्स क्या है, एस्ट्राइल, लेकिन ये कैसा है, डिप्लॉयड है। ये क्वीन क्या है, फर्टाइल है, लेकिन ये भी क्या है, डिप्लॉयड है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और यहां पर समझिए कि जब फर्टिलाइजेशन गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो क्वीन में कैसा डिवीजन होगा, रिडक्शन डिवीजन। क्वीन जो है रिडक्शन डिवीजन के द्वारा गैमेट का फॉर्मेशन करती है। गैमेट क्या बनाएगी, एग के अंदर जो है, इस एग के अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाएंगे, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। और ड्रोन्स क्या होता है, ये माइटोसिस डिवीजन के द्वारा, ये एक्सेप्शन है, जनरली रिडक्शन डिवीजन होता है गैमेट, जो गैमेट के फॉर्मेशन के समय जनरली कैसा होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है। लेकिन ड्रोन एक ऐसा एनिमल है जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन बाय माइटोटिक डिवीजन होता है, जिसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इन ड्रोन्स बाय माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन के द्वारा ये क्या बनाएगा, गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। इसका जो गैमेट बनेगा वो क्या कहलाएगा, स्पर्म, और इसका जो गैमेट होगा उसको हम कहेंगे एग। तो लार्वल स्टेज में ये पता लगाना मुश्किल है कि क्वीन है कि वर्कर्स है, और फीडिंग हैबिट चेंज होने के कारण जो लार्वा एक जो है क्वीन में कन्वर्ट हो जा रहा है और दूसरा जो है वर्कर्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो बी ब्रेड जब रॉयल जेली से शिफ्ट हो गया तो बी ब्रेड खाना शुरू किया और ये वर्कर्स एस्ट्राइल हो गए, और एस्ट्राइल वर्कर्स जो होंगे, जो क्या होगा, फीमेल होगा, और इसकी संख्या बहुत ज्यादा होती है बी हाइव के अंदर। क्वीन की संख्या एक होता है, करीब करीब एक ही बी हाइव के अंदर एक क्वीन पाई जाती है, और जनरली, और जो मेल होता है इसकी संख्या क्वीन से ज्यादा होती है और वर्कर्स की तुलना में काफी कम होता है। और ये कैसा होता है, ये हैप्लॉइड होता है, और इसका जो डेवलपमेंट होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। तो इस तरीके से जो फर्टाइल फीमेल है वो कैसा है, डिप्लॉयड है, और जो फर्टाइल मेल है वो कैसा है, ड्रोन्स है, और वह कैसा है, हैप्लॉइड है।
इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, हैप्लोडिप्लॉइडो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्या है कि ड्रोन्स हैव नो फादर। एक स्टेटमेंट यहां पर देखिए, ड्रोन्स हैव नो फादर thus have no son। जब फादर ही नहीं होगा तो फिर सन कैसे होगा, नो सन। बट ड्रोन्स हैव ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन। वो कैसे, हाउ, वो कैसे, इसको थोड़ा समझिए आप। देखिए, अब इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाने का प्रयास करता हूं, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। क्वीन बी, इसका मैरिज किससे हो रहा है, ड्रोन से। नॉक्चुअल फ्लाइट हो गया, मैटिंग फ्लाइट इसको कहते हैं, परने उड़ान, मैटिंग फ्लाइट। और मैटिंग फ्लाइट के बाद जब वो वापस आती है अपने हाइव में, तो 1-2 दिन के बाद वो अंडा देना शुरू करती है। और जब अंडा देती है तो ये 2 तरीके का एग होगा, एक क्या होगा, डिप्लॉयड, और एक हो गया हैप्लॉयड। तो जो डिप्लॉयड से डेवलप करेगा वो फीमेल में क्या होगी, क्वीन होगी या वर्कर्स। और ये पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा क्या बनेगा, ड्रोन्स बनाएगा। जो प्रोसेस क्या होगा, इसको कहते हैं हम पार्थेनोजेनेसिस। अब इस क्वीन का अगर मैरिज होगा, ये फिर नॉक्चुअल फ्लाइट पर अगर ये जाती है ड्रोन के साथ, नॉक्चुअल फ्लाइट पर जाती है, तो फिर ये क्या करेगी, अंडा देगी और 2 तरीके के एग्स प्रोड्यूस होंगे, 2n एंड n से क्या होगा, फिर से ड्रोन का डेवलपमेंट होगा, और 2n से क्या बनेगा, क्वीन एंड वर्कर्स। तो देखिए, ये जो ड्रोन है ये इसकी पत्नी हुई, यानी वाइफ, और इस पत्नी से ये 2 संतान हुए, एक बेटी है और एक बेटा है। ये बेटा ड्रोन्स हो गया, मेल हो गया, तो बेटा है, ये बेटी। तो अब देखिए, ये जो बेटी है, इसको डॉटर कहते हैं। इस डॉटर के अंदर दोनों का कंट्रीब्यूशन है, यानी ये जो डॉटर का फॉर्मेशन हो रहा है, इस डॉटर में एग प्लस स्पर्म दोनों के मिलने के बाद ये बना है। तो ये ड्रोन जो है, इसका ये फीमेल जो क्वीन है या बेटी है, इसका पिता है। अब इसके बारे में देखिए, इस ड्रोन के अंदर ये जो ड्रोन का ये तो क्वीन का डेवलपमेंट हो गया, तो ये तो पिता हो सकता है इसका। लेकिन यहां पर देखिए, जो ड्रोन्स है, इस ड्रोन के अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, और जो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है वो किसका है, सिर्फ क्वीन का है। तो ड्रोन्स हैव नो फादर, इसका कोई पिता है नहीं, है ना। पिता तब होता है जब ये 2n से डेवलप होता है, यानी कि मदर का भी कंट्रीब्यूशन और फादर का भी कंट्रीब्यूशन इसके अंदर है। लेकिन यहां पर ऐसी बात नहीं है, तो यहां पर जो है कंट्रीब्यूशन सिर्फ किसका है, मदर का है। तो इसलिए ड्रोन्स हैव नो फादर, और जब फादर ही नहीं है तो ये किसी का सन भी नहीं हो सकता। तो एक तो रिलेशन ये क्लियर हो गया होगा यहां पर। दूसरा देखिए, बट ड्रोन हैव ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन। वो कैसे है, अभी देखिए, ये इसकी पत्नी है, और परिणय निवेदन के बाद उसके बाद क्या हो गया, क्वीन। तो ये जो क्वीन है, ये इसकी क्या कहलाई, बेटी, और इस बेटी का ये कहलाया, सॉरी, इसको जरा सा अच्छे तरह से मैं मार्क करता हूं। ये जो है इसकी बेटी है क्वीन, और इस क्वीन का जो बेटा है ये ड्रोन है। ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, ये जो एक पिता है और उस पिता की जो पुत्री है और उस पुत्री का जो बेटा होगा, उसको हम क्या कहते हैं, नाती कहते हैं। तो ये है नाती, और
जब ये नाती हो गया तो ये क्या कहलाया? नाना हो गया, नाना। तो इसको, इसी को इंग्लिश में कहते हैं ग्रैंडफादर और इसको कहते हैं ग्रैंड सन। ये हो गया आपका ग्रैंडफादर और ये हो गया आपका ग्रैंडसन। तो देखिए, ड्रोन्स हैव नो फादर डस हैव नो सन, इसलिए उसका बेटा भी नहीं हो सकता। जब पिता ही नहीं तो बेटा कैसा? लेकिन कह रहा है कि ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन हो सकता है। तो आपने इस एग्जाम्पल से समझ लिया ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन कैसे हो सकता है। आपने इसमें देखा कि जो ड्रोन्स का डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है? पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा होता है, वर्जिन बर्थ होता है। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 16। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 32। और जब रिडक्शन डिवीजन के अंदर गैप 1 बनेगा तो इसमें आ जाएगा 16। ह्यूमन बीइंग का अगर केस है तो ह्यूमन बीइंग्स में कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, टोटल 46। तो 23 कमिंग फ्रॉम मदर साइड एंड 23 कमिंग फ्रॉम फादर साइड। तो ये जो मदर होगी ये एक प्रोड्यूस करती है और जो फादर है स्पर्म ये फ्यूज करेगा तो जाइगोट बनेगा। तो 46 होता है इस तरीके के स्पर्म में 23 और ओवा के अंदर भी 23 होता है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था XX एंड XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। उसमें जो है सेक्स का निर्धारण कौन कर रहा था? मेल के द्वारा सेक्स का निर्धारण हो रहा था, लेकिन मेलनेस कौन डिसाइड कर रहा था? वह स्पर्म जिसके अंदर वाई क्रोमोसोम पाया जाता है। ये हेट्रोगैमेटिक होता है ना, तो वाई क्रोमोसोम जिसके अंदर पाया जाएगा वो डिसाइड करेगा। तो वहां पर टाइप ऑफ स्पर्म जो वाई क्रोमोसोम जिसके अंदर पाया जा रहा है वो वहां पर सेक्स का निर्धारण कर रहा है कि मेल होगा या फीमेल होगा। लेकिन ग्रास हॉपर का भी हमने पढ़ा था। ग्रास हॉपर में क्या था? XX प्लस X0 टाइप, XX X0 टाइप। तो इसमें क्या होगा ग्रास हॉपर के केस में? ग्रास हॉपर, देखिए ग्रास हॉपर के केस में जो सेक्स का निर्धारण होगा वो क्या होगा? टाइप ऑफ गैमेट, टाइप ऑफ गैमेट। और एक था हेट्रोगैमेटिक फीमेल एंड होमोगैमेटिक मेल। इसमें बर्ड्स में या चिकन में, रेप्टाइल्स में। तो इसके अंदर जो सेक्स का डिसीजन होगा किसके द्वारा होगा? टाइप्स ऑफ एग, टाइप्स ऑफ एग। वह एग जिसके अंदर W क्रोमोसोम पाया जाएगा वो बनाएगा फीमेल, और जो जिसके अंदर Z पाया जाएगा, Z टाइप ऑफ क्रोमोसोम जिसके अंदर मिलेगा वो बनेगा मेल। यानी फीमेल डिसाइड यहां पर कर रही है कि कौन मेल होगा और कौन फीमेल होगा। यानी फीमेलनेस के लिए W क्रोमोसोम, मेलनेस के लिए Y क्रोमोसोम। और ग्रास हॉपर के केस में कौन डिसाइड करेगा? टाइप्स ऑफ गैमेट। दूसरी बात कि ह्यूमन बीइंग के केस में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो किस समय? हमने 3 तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन बताया था। कौन सा तरीका? तो पहला था आपका प्रोगैमिक टाइप, फर्टिलाइजेशन से पहले, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी सिनगैमिक टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स। कैसे? टाइप ऑफ जो स्पर्म होगा वो फ्यूज करेगा, एक्स वाला स्पर्म या वाई वाला। अगर वाई वाला स्पर्म फ्यूज कर गया तो वह डिसाइड हो गया कि वह जो है मेल चाइल्ड ही होगा। तो इसलिए ये क्या होता है? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो मेल के अंदर जो सेक्स का निर्धारण होता है वो कौन सा आता है? सिनगैमिक टाइप होता है। लेकिन ड्रोसोफिला में देखिए जो सेक्स का निर्धारण होता है फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। क्यों होता है? कुछ एक फर्टिलाइज कर जाता है, कुछ अनफर्टिलाइज होता है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो अनफर्टिलाइज होगा हनीबी के केस में वो डेवलप कर जाएगा किस चीज में? ड्रोन्स में। और जो फर्टिलाइज्ड एग होगा वो डेवलप कर जाएगा आपका फीमेल में, जो वर्कर्स है और क्वीन है। तो ये था आपका सेक्स डिटर्मिनेशन, हैप्लोडिप्लॉइडिक टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। हमने क्रोमोसोमल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन बता दिया, दूसरा बताया हमने हैप्लॉइडिक डिप्लॉइडिक टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। और अब तीसरा जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है जेनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि जो सेक्स का निर्धारण करने वाला जो क्रोमोसोम है एलोसोम ही नहीं है बल्कि ऑटोसोम भी
जो है मेलनेस को डिसाइड करता है। वो कैसे करता है, इसके लिए सीबी ब्रिज नामक जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था। और उस साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका नाम था नॉन डिसजंक्शनल मियोसिस, और उसके आधार पर उन्होंने सेक्स इंडेक्स बनाया और सेक्स इंडेक्स में रेशियो के आधार पर यह बताने का प्रयास किया, ये बताया कि कौन मेल होगा और कौन फीमेल होगा। तो इस तरह के सेक्स डिटर्मिनेशन को पढ़ने के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और एक चीज और, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे पहले वाले वीडियो का लिंक पड़ा होगा, और जिन्होंने इस वीडियो को आज ही देखना शुरू किया गया है वो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और उस लिंक को दबाएं, ताकि इससे पहले वाला जो सेक्स डिटर्मिनेशन मैंने पढ़ाया है वो आप पढ़ लें। और इसे पढ़ने के बाद फिर आपको समझ में आएगा कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन नीट में, खास करके जो बच्चे नीट का एग्जाम देने वाले हैं, उसको सेक्स डिटर्मिनेशन से अंदर अगर आपने मेरा पूरा वीडियो देख लिया है और सभी वीडियो को ध्यान से पढ़ के नोट कर लिया है, तो उससे क्वेश्चन छूटने की संभावना बहुत ही कम है। थैंक यू वेरी मच।